माई सेल्फ मनोज कुमार गुप्ता, सीनियर फैकल्टी इन फिजिक्स डिपार्टमेंट, रेजोनेंस कोटा। बच्चों अभी तक हमने 29 जन 2024 के जेई मेन के क्वेश्चन नंबर 1 to 20 मेमोरी बेस्ड पेपर के रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब हम 21 से आगे वाले क्वेश्चंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें है 21th क्वेश्चन जो है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 16 ओम इज बॉन्ड टू फॉर्म ए स्क्वायर। तो एक वायर से एक स्क्वायर बनाया गया बेटा इस तरह से, एक स्क्वायर बनाया गया है और बैटरी ऑफ ईएमएफ 9 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस ए साइड। तो इसकी एक साइड के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट की गई है और इस बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है 1 ओम। ठीक है, और 9 वोल्ट की ये बैटरी है और चारों साइड्स का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा बेटा वो 4 ओम हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो है वो 16 ओम है। तो इस तरह से ये कॉन्फ़िगरेशन किया है। ठीक है बेटा, अब ये कह रहे हैं कि भाई एंड 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस वन डायगोनल। 4 माइक्रोफेरेड जो एक कैपेसिटर है वो भी कनेक्टेड है इस तरह से। तो पहली बात तो ये है कि इस 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर के अक्रॉस स्टेडी स्टेट पर कोई करंट नहीं जाएगी, मतलब हम इसे ओपन सर्किट की तरह बना सकते हैं एट स्टेडी स्टेट, कुछ इस तरह से। मैं दोबारा रीड्रॉ कर देता हूं, ये 1 ओम 4 ओम 9 और स्टेडी स्टेट पर ये सर्किट कुछ इस तरह का ही होगा एंड दिस इज लाइक ओपन सर्किट। सबसे पहला काम, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा है कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी स्टेडी स्टेट पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, तो स्टेडी स्टेट पर इसमें कोई चार्ज करंट फ्लो नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये 4 तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के पहले यहाँ के करंट निकाल लेते हैं, क्योंकि पहले ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर हमें फाइंड करना है। ठीक है बेटा, तो 4 4 और 4 ये तीनों सीरीज में है, ये तीनों सीरीज में है, तो ये हो गया 12 और ये 4 ओम इसके साथ पैरेलल में है। तो जो आर इक्विवेलेंट होगा, ये इन सब का आर इक्विवेलेंट जो होगा, दिस इज 4 इंटू 12 अपॉन 4 प्लस 12, तो दिस इज 4 इंटू 12 अपॉन 16, सो 4 3 बाई ये हो गया 3 ओम। ठीक है बेटा, और 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ सीरीज में लगा हुआ है, तो टोटल जो आर इक्विवेलेंट होगा वो 4 ओम का होगा। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि आर इक्विवेलेंट जो होगा वो 4 ओम का होगा। तो अब ये कुछ इस तरह का हो गया कि यहां से जो करंट जाएगा वो 9/4 एम्पियर जाएगा, V अपॉन आर इक्विवेलेंट। अब 9/4 एम्पियर करंट में से इस तरफ यदि I करंट जाएगा बेटा, तो इस तरफ जो करंट जाएगा I डैश। ठीक है बेटा, तो I का जो वैल्यू होगा वो निकाल लेते हैं। तो ये है टोटल 12 ओम, तो I का जो वैल्यू होगा वो होगा I बाई आई डैश जो होगा दैट इज R2/R1। तो I डैश जो है वो 12 और बाई 4 के प्रोपोर्शनल होगा, पैरेलल में है दोनों। तो I डैश का I का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू 3I डैश, तो ये होगा 3I। तो हमें निकालना है इस I का वैल्यू, तो ये टोटल 4I के बराबर है, तो दिस इज व्हाट 4I। तो 4I इज इक्वल टू 9/4। ठीक है बेटा, तो I का वैल्यू हो गया बेटा 9/16 एम्पियर। तो अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर पता चल जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर जो है वो इस 8 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा। तो हम इस 8 ओम के रेजिस्टेंस के V कैपेसिटर इज इक्वल टू I इंटू 8 ओम। ठीक है बेटा, तो I की वैल्यू हमें मिली है 9/16, 9/16 इंटू 8, तो ये हो गया 9/2 वोल्ट। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो हमें वोल्टेज मिले हैं बेटा वो 9/2 वोल्ट मिले हैं। और अब हमें पूछा है कि फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है हाफ CV²। C का वैल्यू हमें गिवन है, कैपेसिटर की वैल्यू जो है
4 माइक्रोफेरेड और V जो है वो है 9/2, तो 9 इंटू 9/4 ये होगा V स्क्वायर का वैल्यू। 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो गया 81/2, जिसका मतलब हो गया 40.5 या 81/2 माइक्रोजूल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है बेटा, तो ये कैपेसिटर का ठीक ठाक लेंथी क्वेश्चन है रिलेटिव टू अदर्स, बहुत मुश्किल नहीं था। फाइंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म by the convex mirror of focal length 15 centimeter if magnification is 1/2। ठीक है ना, तो मैग्निफिकेशन इज 1/2, ये कॉन्वेक्स मिरर है और इसकी फोकल लेंथ हमें दे रखी है 15। ठीक है बेटा, तो मैग्निफिकेशन 1/2 है, तो m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू 1/2, तो u की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं -2v। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू मिरर फॉर्मूला लगा देते हैं, u की वैल्यू -2v पुट कर देते हैं और फोकल लेंथ की वैल्यू हमें 15 सेंटीमीटर दे रखी है और इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होती है, तो 1/2v इज इक्वल टू 1/15। तो यहाँ v का वैल्यू आ गया 7.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बी हमें यही पूछ रहा है, 7.5 सेंटीमीटर इमेज का डिस्टेंस, तो इमेज का डिस्टेंस 7.5 सेंटीमीटर है जो कि ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। ठीक है बेटा, तो ये तो सिंपल ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एरिया ऑफ एरोप्लेन विंग्स एंड डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.2 kg per meter cube, the air flow velocity above the wings, एयर फ्लो वेलोसिटी अबव द विंग्स और बिलो द विंग्स। ठीक है ना, तो अबव द विंग्स जो है वो एयर फ्लो वेलोसिटी 70 मीटर पर सेकेंड है, बिलो द विंग एयर फ्लो वेलोसिटी जो है वो 65 मीटर पर सेकेंड है। तो आपसे कहा गया लिफ्ट फोर्स, तो एक्चुअली क्या होगा, हम सब जानते हैं बर्नौलीज इक्वेशन से, यहाँ पर प्रेशर जो है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, और इधर से जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स कम होगा, इधर से जो फोर्स होगा लिफ्ट फोर्स, वो प्रेशर का जो फोर्स है वो ज़्यादा होगा, P1 इंटू ए। ठीक है ना, और इधर से जो फोर्स होगा दैट इज P2 इंटू ए। तो हमें लिफ्ट फोर्स की वैल्यू बतानी है, द लिफ्ट फोर्स, तो लिफ्ट फोर्स जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, P1A माइनस P2A, दिस इज व्हाट लिफ्ट फोर्स। तो ये P1 माइनस P2 इंटू ए बताना है। अब ये हमें कैसे मिलेगा, हम यहाँ कह सकते हैं बर्नौलीज इक्वेशन से P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो P1 माइनस P2 का जो वैल्यू है दैट इज हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो ऊपर वेलोसिटी ज्यादा है तो ऊपर क्या है, प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो हाफ रो का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 1.2 दे रखा है, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 70 स्क्वायर माइनस 65 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम P1 माइनस P2 की वैल्यू को वहाँ पुट कर देंगे, और A का वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में 0.2 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता रहता है। 1.2 70 प्लस 65 और 70 माइनस 65 मैंने इसके फैक्टर कर दिए और एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया है, एरिया का वैल्यू है 0.2। ठीक है बेटा, तो ये हो गया 1.2 इंटू 0.2 अपॉन 2 और दिस इज व्हाट 135 इंटू 5। ठीक है, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर में मिलेगा 81 न्यूटन, 81 न्यूटन आ जाएगा। तो बहुत ही फ्लूइड मैकेनिक्स में आता है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत कॉमन सा सवाल है जो बच्चों से पूछा जाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से करंट से हमें दूसरा क्वेश्चन मिल गया, इस बार गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम इज शंटेड विद रेजिस्टेंस S। तो एक गैल्वेनोमीटर है जिस पर एक शंट लगा रखा है और गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस क्या है 8 ओम।
द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 3 मिली एम्पियर, तो गैल्वेनोमीटर में 3 मिली एम्पियर करंट जा सकती है। IG का वैल्यू हमें दे रखा है मैक्सिमम, और जो मैक्सिमम करंट दैट कैन पास थ्रू द एमीटर दैट इज व्हाट 8 एम्पियर। तो दिस इज ऑलमोस्ट 8 एम्पियर, I माइनस IG जिसे बोलते हैं, I माइनस IG, क्योंकि I 8 एम्पियर है और IG जो है वो 3 मिली एम्पियर है। तो I माइनस IG को हम नियरली I ही लिख देंगे बेटा इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं शंट इज इक्वल टू IG इंटू RG अपॉन I माइनस IG। पहले भी इसी फॉर्मूले का क्वेश्चन था। IG का वैल्यू 3 मिली एम्पियर है, ठीक है बेटा। RG का वैल्यू 8 ओम है, और I माइनस IG को हम I के इक्वल ही लिख देंगे, तो नियरली 8 एम्पियर, ठीक है बेटा। तो 8 एम्पियर से 8 एम्पियर कैंसिल हो जाएगा, तो शंट का वैल्यू वही 3 मिली ओम मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 25, ए पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो रेस्ट से एक पार्टिकल बेटा यहां से चलता है, ऐसा मान लेते हैं, t बराबर 0 पर u 0 है इसका। अब ये कह रहे हैं पार्टिकल मूव्स डिस्टेंस s1 इन टाइम p माइनस 1। तो देखो ये t1 बराबर p माइनस 1 लिख दिया, और ये डिस्टेंस जो गिवन है दैट इज s1, एंड डिस्टेंस s2 फ्रॉम फॉर टाइम t2 इज इक्वल टू p सेकेंड। तो देखो यहां से यहां तक का ये जो है t2, दिस इज p सेकेंड, और ये डिस्टेंस s2 है। तो हम ये pth सेकेंड है, दिस सेकेंड इज नोन एज pth सेकेंड, यदि आप जानते हैं। तो दिस इज pth सेकेंड, और pth सेकेंड में हम डिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं, एस pth इज इक्वल टू u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1। और pth सेकेंड का जो डिस्टेंस है वो हमें मिल गया है इस डिस्टेंस के बराबर, दैट इज s2 माइनस s1। इससे हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, क्योंकि u तो 0 है, तो 0 प्लस हाफ a इंटू 2, pth सेकेंड है तो n की जगह p कर देंगे, दिस इज माइनस 1। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी बेटा हमें 2 इंटू s2 माइनस s1 अपॉन 2p माइनस 1। अब नेक्स्ट पार्ट में इस क्वेश्चन में हमसे कहा है फाइंड द टोटल टाइम टू ट्रेवल डिस्टेंस s1 प्लस s2। मतलब वो पूछना चाह रहे हैं कि ये एक s1 प्लस s2 t बराबर 0 से s1 प्लस s2 का टोटल डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं s1 प्लस s2 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, और u क्या है बेटा 0, तो हाफ ए टी स्क्वायर, यहां से t का वैल्यू आएगा अंडर रूट ऑफ 2s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाई a, और a का ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे बेटा। और जब a का वैल्यू ये हम पुट कर देंगे तो हमें जो आंसर में मिलेगा, ये s2 माइनस s1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2p माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, तो ये ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ। ये वैल्यू जब हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमें फोर्थ ऑप्शन आंसर में मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूक्लियर फिजिक्स 12th क्लास से है, बहुत सिंपल सा ही सवाल है। देखिए आपसे इसमें क्यों पूछा है, रिलीज्ड एनर्जी, तो ये रिलीज एनर्जी डेल्टा एम सी स्क्वायर के बराबर होती है। अब आपको इसमें डेल्टा एम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डेल्टा एम के लिए आप कहेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर। तो पहले रिएक्टेंट का लिखेंगे, तो दिस इज 3Li6। तो 3Li6 का मास जो है वो हमें गिवन है 6.01, डायरेक्ट गिवन है, तो हमें इसमें कुछ करना नहीं है, बस सीधा सब्ट्रैक्शन करना है। प्लस 1H2 का भी मार्क्स हमें गिवन है 2.014, ठीक है बेटा। और He का भी मास गिवन है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, क्योंकि 2 एटम्स He के बने, तो 2 इंटू 4.0026। और जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ना बेटा, तो आपको सब्ट्रैक्शन करने से मिल जाएगा AMU में मास, और इसे सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दो साथ साथ, तो इसी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सी स्क्वायर का मतलब है 931 MEV बाई सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट।
तो क्या सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। एएमयू को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है ना। और ऐसे जब आप सॉल्व करेंगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको एनर्जी मिल जाएगी सॉल्व करने पर 22.24 MeV। तो सब लोग जानते हैं, बहुत रेगुलर प्रोसेस है। सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी जूल में आएगा, तो हम डायरेक्ट कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 931.478 अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 27। तो ए बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टेयर्स, कुछ इस तरह से है, 5 स्टेयर्स क्रॉस करती है ये, 1 2 3 4 और 5। यहाँ से एक बॉल हॉरिजॉन्टली v स्पीड से फेंकी जाती है, 5th स्टेयर पे जाके स्ट्राइक करती है। तो हमें स्टेयर्स का, ये इंडिविजुअल स्टेयर्स का हाइट और विड्थ दे रखा है 0.1 तो हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल हाइट ऑफ फॉल होगा दैट इज h इज इक्वल टू 5 इंटू 0.1, तो 0.5, ठीक है ना। और दिस रेंज इज ऑल्सो 5 इंटू 0.1, तो 0.5 मीटर, ठीक है ना। तो देखो इस हाइट से हम टाइम निकाल सकते हैं। वर्टिकल में हम इक्वेशन लिख सकते हैं h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, तो t बराबर हमें मिल जाएगा √2h/g, और रेंज बराबर v इंटू टी, तो v बराबर हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू, बेटा हम लिख सकते हैं क्या, v इज इक्वल टू r/t, और r अपॉन √2h और ऊपर √g, ये आ जाएगा वेलोसिटी का वैल्यू, ठीक है बेटा। इसको सॉल्व करना है तो r की वैल्यू को रख देते हैं 0.5, √g 10 हो गया बेटा, और √2h हो गया √2 इंटू 0.5 मतलब 1 हो गया ये तो दिस इज व्हाट 0.5 √10। अब √10 लगभग 3 पाई के आसपास होता है, 3.1 के आसपास, तो दिस इज 0.5 इंटू 3.1, तो दिस इज ऑलमोस्ट 1.5, तो जो सही आंसर होगा 1.581। ये काफ़ी क्लोज ऑप्शन है, हो सकता है ये इंटीजर में हो, वहाँ एक्चुअल में क्या ऑप्शन आए, क्योंकि मेमोरी बेस्ड पेपर है, तो एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो 1.581, और जी के वैल्यू पे भी डिपेंड करता है एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि जी का वैल्यू यदि 9.8 है तो आंसर थोड़ा चेंज भी हो सकता है। तो हमने पहले कहा था आपसे कि मेमोरी बेस्ड पेपर है, तो आंसर हम अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।